जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लीनियर अलजेब्रा का आगे ने क्वेश्चंस पिकअप किया हमने, और ये भी एक पेटेंट क्वेश्चंस है CSIR नेट वालों का, गेट वालों का, IT एग्जाम वालों का। इसमें हमेशा क्वेश्चंस बनता रहा है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे हमेशा देखने में आता है कि क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो इसकी थ्योरी क्या है, रिजल्ट्स क्या है, वो सब सारी बातें होंगी। और हम ऑप्शंस को जो है वो प्रूफ करेंगे। जैसा हमारा सीरीज ही चल रही है, हम बात यहाँ प्रूफ की ही करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल नहीं रख के काटेंगे, वो गलत ट्रेंड है। और जहाँ काउंटर एग्जाम्पल की ज़रूरत है, बट अपनी थ्योरी आप स्ट्रांग करिए विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपने थ्योरी को पढ़िए, रिजल्ट बनाइए, तब आप क्वेश्चंस को सीरियसली सॉल्व करिए। कह रहा है कि लेट A बी 3x3 नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये 3x3 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो कहा गया, तुरंत नीलपोटेंट मैट्रिक्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बातें आपको ज़बान पे होनी चाहिए। नहीं है तो आप उसको पढ़िए, थ्योरी में पढ़िए, हर जगह इजीली मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है। बहरहाल क्वेश्चंस को जब मैं प्रूफ करूँगा तो बहुत सारी बातों को हम खुद ही कहेंगे। यहाँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू, बस सिर्फ नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसी पर वहाँ जो है स्टेटमेंट जो है बना लिया गया, ऑप्शन बना लिया गया कि पहला ऑप्शन ये है कि आइडेंटिटी प्लस A रेज़ टू द पावर n। आइडेंटिटी होगी क्या कि फॉर सम n ग्रेटर देन 0 वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ फॉर सम n ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है, ऑप्शन में थोड़ी और क्लियरिटी होनी चाहिए थी। यहाँ n ग्रेटर देन 0 से मतलब हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ कोई नंबर नहीं है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, ये मतलब है यहाँ जो हम पॉजिटिव जो पावर करेंगे वो आइडेंटिटी होगी या नहीं, यहाँ इससे मतलब है। वो पावर हाफ 1/3 1/4 ऐसे नहीं है, n ग्रेटर देन 0 है। यहाँ n ग्रेटर देन 0 का मतलब नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर से। बी कीप इन माइंड दिस फैक्ट वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड है कि कॉलम स्पेस ऑफ A इज 0 होगा। ऐसा होगा क्या, चलते हैं हम प्रूफ करते हैं। पहले इसकी बात को हम लोग देखते हैं क्या है, उसके बाद आइगन वैल्यूज ऑफ A पे पूछा गया है, A क्यूब डायगोनलाइजेबल है या नहीं, सब सारी बातें हैं। तो पहले हम कुछ रिजल्ट यहाँ डेवलप कर दें, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है ये मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स A अगर n क्रॉस n का है, इज सेट टू बी, आप नोट कर लें, सेट टू बी नीलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ, और इफ A नॉट इज इक्वल टू 0, A स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, A k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 0, बट A रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 0, वेयर k इज कॉल्ड नीलपोटेंसी, और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, नीलपोटेंसी ऑफ A और इंडेक्स ऑफ A। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर मैट्रिक्स आपके पास कोई ये है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो ये नीलपोटेंट तब होगा जब A के सम पावर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम नीलपोटेंट कहते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये पॉजिटिव पावर ही हो, ये भी हो सकता है कि A 0 भी हो जाए। तो जो नल मैट्रिक्स होता है, दिस इज आल्सो ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि A के पावर अगर हम 1 करते हैं तो 0 हो जाए, ये बात हो गई। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर आप पावर करते हैं, पावर का मतलब यहाँ 1 2 3 से है, 1/2 1/4 1/5 से मतलब यहाँ नहीं होता है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आप पावर करते हैं, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उसको हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इंडेक्स या नीलपोटेंसी क्या है कि वो कम से कम पॉजिटिव इंटीजर्स जो उसकी वैल्यू 0 दे देता है, उसको हम लोग उसकी नीलपोटेंसी और इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ A k रेज़ टू द पावर 0 हो गया। अब A k प्लस 1 या A k प्लस r जो भी लिखेंगे सब वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स 0 मिल गया तो उसके जो भी पावर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। अब यहाँ जो मिनिमम जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ये हमारी बातें होती हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। दूसरी बात क्या होती है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, ये भी सब होता है।
कि अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो होती है। एक बात और भी होती है कि जो नॉन ज़ीरो अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, ये नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। लेकिन अगर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो और जीरो मैट्रिक्स हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, ये इज डायगोनलाइजेबल। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स जीरो हो गया तो वो हमारा डायगोनलाइजेबल होता है, बट नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन दीज आर द मेन फैक्ट अबाउट द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं कि जो ऑप्शन दिए हैं उसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि क्या ये संभव है कि आइडेंटिटी प्लस ए रेज टू दी पावर n करें वो आइडेंटिटी हो जाएगी। पहली बातें पूछी गई है, ये होगा या नहीं। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस हियर। तो चलते हैं देखते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब अगर a प्लस बी अगर मैट्रिक्स है कि इसका पावर n है तो a रेज टू दी पावर n प्लस n c1 a रेज टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस n डॉट सो वन। कहने का मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, यानी कोई मैट्रिक्स ए और बी कम्यूट करेंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ अगर ए और बी सेटिस्फाई नहीं करता है तो इन जनरल हम बाइनोमियल एक्सपेंशंस नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई आइडेंटिटी है तब तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में हम किसी मैट्रिक्स से इधर से मल्टीप्लाई करें या इधर से करें वो तो ए ही आएगा। तो अगर आई दिया हुआ है तो फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशंस धड़ल्ले से कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। देखिए अब यहाँ कैसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ हो जाएगा आई रेज टू दी पावर n प्लस एन सी वन आई रेज टू दी पावर n माइनस 1 ए हो जाएगा प्लस एन सी टू आई रेज टू दी पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस n डॉट सो वन। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एन सी एन होगा, आई रेज टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा और यहाँ ए रेज टू दी पावर n हो जाएगा। ओके, अब सबको पता है आई का पावर अगर हम कुछ भी लिखें आई रेज टू दी पावर n तो n ही होगा। अच्छा, एन सी वन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, रहने दीजिए बाद में देख लेंगे। ये भी तो आइडेंटिटी आएगी और आइडेंटिटी में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेंगे। ये तो ऑर्डिनरी चीज़ है, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड। ये भी आइडेंटिटी ही आनी है और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एन डॉट सो वन, लास्ट में हो जाएगा ए रेज टू दी पावर n। ठीक है, आई प्लस ए रेज टू दी पावर n। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी होगी या नहीं, राइट। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई डाउट होगा। बाकी थ्योरी रिजल्ट क्या नीलपोटेंट मैट्रिक्स की हमने वो सब बातें यहाँ कर दी और इसको आप नोट भी कर लीजिए। और हम तो ये कहेंगे जब भी कभी ये क्वेश्चन आप लगा रहे हैं वहाँ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया तो आप डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक की आप पन्ना पलटिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नोट करिए। उसके बाद अब आप गेम खेलिए कायदे से। हो गई बातें। अब इसने कहा है कि लेट ए बी 3x3 नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ इंडेक्स नहीं दिया, नीलपोटेंसी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा उसके बारे में थोड़ा हमें आ जाए, थोड़ा उनकी मैं बखिया उधेड़ दूँ, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दूँ ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, आईने की तरह साफ हो जाए। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या हो सकता है, एक तो बात ये हो सकती है कि ए ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। अच्छा, ए अगर ज़ीरो नहीं है तो नीलपोटेंट से तो ए स्क्वायर भी ज़ीरो हो सकता है, ए क्यूब तो ज़ीरो होना ही होना होगा क्योंकि वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, राइट। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका पावर ज़ीरो होगा। अब यहाँ कह रहा है कि 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर, तब एक चीज़ें हैं कि केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ए ज़ीरो नहीं है, ए स्क्वायर भी अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ए क्यूब पक्का ज़ीरो होगा। अगर ए क्यूब जी ज़ीरो नहीं है तो फिर ये नीलपोटेंट होगा ही नहीं। ओके, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो होगा हर हालत में। चलिए अब यहाँ आइए, ये तो बात क्लियर है ना कि अगर ए ज़ीरो नहीं है, ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं है तो ए क्यूब ज़ीरो होगा। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ए क्यूब भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं, कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नेवर। क्यों नहीं होगी, जरा यहाँ देखिए, ए का आर्डर 3 है तो जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ए क्यूब का पावर आएगा और डेफिनेटली केली हैमिल्टन थ्योरम
हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो ए क्यूब तो 0 मिलना ही मिलना है। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आर्डर अगर 3 है तो ए क्यूब तो 0 होगा पक्का। अब ऐसा नहीं हो सकता ए क्यूब 0 नहीं है तो फिर A4 0 हो जाए, नहीं होगा ये, क्योंकि ए क्यूब ही 0 कर देगा, क्योंकि वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ए क्यूब तो पक्का 0 होगा। हाँ, ए 0 नहीं हो सकता, ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, बट ए क्यूब तो पक्का 0 होगा, सिंस दिस इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये भी हो सकता है कि ये 0 भी हो सकता है, तो ए अगर 0 हो गया तो ए स्क्वायर 0 हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ए 0 ना हो, ए स्क्वायर 0 हो जाए। अच्छा, अगर ए स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ए क्यूब तो 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात हो गई। ए क्यूब 0 होगा, ये पक्का है। अगर ए कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका आर्डर अगर 3 है तो ए क्यूब पक्का 0 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर n है, अगर ये नीलपोटेंट हुआ तो a रेज़ टू दी पावर n को 0 होना पड़ेगा डेफिनेटली। उसके पहले भी 0 हो सकता है, तो जो भी पावर मिनिमम होगा उसका इंडेक्स होगा, नहीं होगा तो a रेज़ टू दी पावर n तो 0 होगा ही। चलिए, तो a क्यूब 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए नज़ारे, ए क्यूब के बाद जितने सारे मैट्रिक्स आएंगे वहाँ जो ए क्यूब प्रेजेंट होगा ये सब का सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा इसमें क्या, आइडेंटिटी प्लस NC1, और NC1 का मतलब तो 1 ही हो जाता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो चलिए n हो गया प्लस NC2 ए स्क्वायर आइडेंटिटी प्लस ए रेज़ टू दी पावर n, बाकी सारा हमारा 0 हो गया। अच्छा, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक बड़ा जग प्रसिद्ध रिजल्ट है कि अगर इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म हैं तो फिर यहाँ 2 होगा, क्योंकि उसका एक्सपेंशन 1 से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ तभी 3 टर्म आएंगे, 4 लिखेंगे तो 5 टर्म आएंगे। अगर यहाँ 3 टर्म आ रहा है तो पक्का यहाँ n = 2 है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ये तो सर्वविदित रिजल्ट है कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशंस में किसी पे पावर n है तो उसके एक्सपेंशन में n+1 आएगा। तो अगर n+1 आ रहा है तो पक्का वो n का पावर है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि आइडेंटिटी प्लस ए का जो स्क्वायर होगा, यही मिनिमम पॉसिबिलिटी, मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी, प्लस 2C2 की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी होगी, तो देखते हैं आइडेंटिटी हो सकती है या नहीं। तो आइडेंटिटी प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसकी मीनिंग हो गई कि ए स्क्वायर माइनस 2a होगा, राइट। अच्छा, अगर ए स्क्वायर माइनस 2a होगा तो ए क्यूब हो गया माइनस 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2a है तो ये हो गया मेरा 4a ए क्यूब। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए 0 नहीं भी हो सकता है, नीलपोटेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 ही हो जाए। अगर ए 0 नहीं है तो फिर ये हो जाएगा 4a, और 4a भी किसी कीमत पे 0 नहीं होगा। तो आप जो कंडीशंस दी हुई है उसके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हर हालत में ए क्यूब को 0 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ए क्यूब 0 नहीं हो रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इसकी वैल्यू आइडेंटिटी हो जाए। नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट हियर, प्रूव किया हमने ना ये कि ये एक्सपेंशन आइडेंटिटी देगा। क्या देगा, क्या हम n की तलाश कर रहे हैं, n क्या हो सकता है। तो n तो यहाँ 2 से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा दे लेंगे तो बाकी सारे टर्म वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2a आया, ए क्यूब हमारा आ गया माइनस 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2 है, तो जब यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह माइनस 2a तो 4a हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं है, ठीक है, तो हम जनरल बात करेंगे ये 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो ए क्यूब कभी 0 नहीं होगा। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स 3 आर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो पक्का ए क्यूब 0 होगा। और यहाँ कह रहे हैं साहब ए क्यूब 0 है ही नहीं, इसका मतलब हो गया क्या कि दिस इज़ द अगेंस्ट द गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस के हम अगेंस्ट मिल गए। इसकी मीनिंग क्या हुई कि एक्चुअल में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, नेवर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी किसी कीमत पे। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट हियर कि ऑप्शन 1 कभी सही नहीं हो सकता है। हमने कोई काउंटर एग्जाम्पल लेके नहीं काटा है, काउंटर एग्जाम्पल लेके भी मैं काट सकता हूँ, बट हम यहाँ उसके फेवर में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि काउंटर एग्जाम्पल लेकर के ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और मैं अपनी पूरी सीरीज़ के दौरान ये काम नहीं करूँगा, एक एक चीज़ को प्रूव करूँगा, उनकी थ्योरी को डेवलप करूँगा, रिजल्ट्स की बातें होंगी, ताकि जो बिगिनर स्टूडेंट है जो तैयारी करने जा रहा है उसको एक आइडिया मिले कि हम इस स्तर के कंपटीशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर आप सीरियसली पूरा आप लेक्चर से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको खुद ही एक आइडिया और कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
और जहाँ आप इस स्तर का क्वेश्चन सॉल्व करना अपने मन से सीख गए, तब तो फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे कर ही नहीं सकती है। चलिए सेकेंड ऑप्शन पे आइए। इनके सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज 0। ऐसा है क्या कि अगर ए कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका कॉलम स्पेस 0 होगा? ये नहीं कह रहा है कि 0 उसमें बिलोंग कर रहा है। गेम समझिएगा लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज की भी गेम होती है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए, मीनिंग जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो 0 होगा क्या? अब आइए देखिए, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लीनियर ऑपरेटर, तो ए सच दैट क्या होगा? r³ to r³। ओके, अब ax इज इक्वल टू b होगा इफ ई ट्रीट एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर। और ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक पक्ष में इसको भी रख के आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में हम नहीं बैठे हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी वर्क करना है, आपको मैथमेटिक्स सीखनी है। तो सीखेंगे तभी जब हर पहलू को आप ध्यान रखेंगे, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो डेफिनेटली ये लीनियर ऑपरेटर और ax इज इक्वल टू b होगा। अब ये जो x है दिस इज बिलोंग्स टू R3, इसके डोमेन में होता है। ये जो b होता है इसके हमारा कॉलम में चला जाता है, रेंज में आ जाता है। अब ये कह रहा है कि ये b हमारा जो है वो 0 होना चाहिए, तो मतलब कि ax इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स R3। ये बात हो गई ना, है ना, यहाँ कि कॉलम ऑफ ए 0 होना चाहिए। तो कॉलम ऑफ ए में मेरा b आता है, तो ax इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कुछ ax के लिए नहीं, कुछ x के लिए आएगा ना तो फिर नल स्पेस में जाता है कि नल स्पेस ऑफ ए का मतलब क्या है कि वो वेक्टर्स जो ax इज इक्वल टू 0 करते हैं। और यहाँ कहा कि कॉलम स्पेस ए 0 है, ये नहीं मुझे चेक करना है कि कॉलम स्पेस में 0 बिलोंग करता है कि नहीं करता है, पक्का बिलोंग करता है। कि जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर बनाएंगे तो जो रेंज आता है ना, रेंज जो होता है वो हमेशा अपने को डोमेन का जो होता है सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस होने का मतलब कि 0 वेक्टर ऑलवेज होगा, तो कॉलम स्पेस में तो पक्का 0 होगा। यहाँ पूछने का क्या मतलब है, यहाँ लिखने का क्या मतलब है कि ए का जो कॉलम स्पेस है उसमें सिर्फ 0 होगा। तो अब ये भी ये समझ जाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई लीनियर ऑपरेटर है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके कॉलम स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट कब होंगे? तो ax इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स R3, ये तभी सेटिस्फाई होगा ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 मैट्रिक्स है तभी तो ये सारे वेक्टर्स को 0 पे भेजेगा, अदरवाइज वो 0 पे भेज ही नहीं सकता। इफ एंड ओनली इफ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि इस सारे वेक्टर को 0 पे मैप कर दे, ऑल वेक्टर्स मैप टू द 0। तो मतलब कॉलम स्पेस में सिर्फ हमारे जो है 0 एलिमेंट मिले, तो ये तभी होगा जब दिस इज द व्हाट नल ऑपरेटर, नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, 0 लीनियर ऑपरेटर और 0 मैट्रिक्स। तो ये तभी होगा जब a 0 होगा। और यहाँ कह रहा है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 हो, ये 0 नहीं भी हो सकता है। a³ तो 0 होगा तो पक्का है, ये तो शर्त लगाई जाएगी, 100% श्योर है आप, a³ 0 होगा। लेकिन a 0 होगा कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, कोई ज़रूरी नहीं है, a 0 नहीं भी हो सकता है। तो ax 0 तभी होगा जब a 0 होगा। तो a 0 होने की प्योरी गारंटी नहीं है कि ये 0 ही है, सिंपली ये कहा है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये बात तो हम दावे के साथ कह ही नहीं पाएंगे। तो कॉलम स्पेस ऑफ ए में सिर्फ 0 तभी होगा जब a 0 होगा, तो ये बात नहीं होगी डेफिनेटली, तो कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी ये 3 और 4 ऑप्शंस तो हमें समझते हैं कि ये सिर्फ भरमाने के लिए दिया गया था, कोई मतलब ही नहीं था कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रूट ऑफ 1। कौन पागल आदमी कहेगा कि अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कि सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, तो 0 कहाँ रूट ऑफ 1 आएगा? ये तो संभव नहीं है, ये तो सिर्फ बकवास की चीज़ें हैं। अच्छा, a³ 0 होगा, और अभी हमने रिजल्ट में एक बात लिखी है कि अगर 0 मैट्रिक्स मिलता है तो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। यहाँ ओवर आर ओवर सी नहीं लिखा है, तो दोनों पे होगा, चाहे ओवर आर लिखा है सी लिखा है, बात एक ही है। तो यहाँ ओवर आर भी लिख सकता था, ओवर सी भी लिख सकता था। तो ये ओवर सी में है, ओवर आर में ऑलरेडी ये 0 मैट्रिक्स है हमारा, तो ये क्यूब इज डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल है। बहुत बार एक बार किसी ईयर में बड़ा
हल्ला मचा था, डायगोनलाइजेबल ओवर आर लिखा जाता है या ओवर सी लिखा जाता है। अरे भाई अगर ये नहीं लिखा है तो डायगोनलाइजेबल का होने का मतलब क्या है, क्योंकि डायगोनल की एंट्री कहाँ सारी आपसे क्या मतलब है, वो तो सिर्फ पूछा है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अच्छा अगर ओवर लिखता है तो फिर और क्लियर कर देता है कि साहब जो डायगोनल की जो एंट्रीज आएगी वो रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेगा तो रियल नंबर सब कॉम्प्लेक्स नंबर में समाहित हो जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, और ए क्यूब हमेशा जीरो होगा तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो फिर तो 4 ऑप्शंस भी वही है, सीधे यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द रिजल्ट हियर। तो जो रिजल्ट पे बात है वो कोई बात नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चंस को इसलिए पिकअप किया था कि इस पर बहुत सारे रिजल्ट थे, बहुत सारे क्वेश्चन जब निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेंगे तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप भी इस आइडिया को जो डेवलप हुई है, जब भी निलपोटेंट मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बने तो इस तरीके से आप उसको सोचें और आगे बढ़ें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।